नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की वो अच्छी चल रही होगी। देखो, आप लोग को जैसे कि पता है कि सीसैट एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पे बहुत बच्चे मात खा जाते हैं। ठीक है, रीज़न उसका क्या है? क्योंकि वो उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू लेकर के नहीं चलते हैं। इसी रीज़न की वजह से हमारे चैनल पे सीसैट का हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक, जिसपे हमने 2014 के पेपर में जो भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व किया। ठीक है, हमारा जो पहला वीडियो है हमारे चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसमें देखिए। 2014 में जो भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, पूछे गए थे सीसैट में, वो हमने सॉल्व किया। इस वीडियो में हम सीसैट 2015 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन व्हेन द प्राइस वेंट अप। ये क्या कह रहा है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमोबाइल ओनर क्या करता है, अपना जो कंजम्पशन है वो कम कर देते हैं। ठीक, प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज। जब 40 रुपये, 1 लीटर 40 रुपये का होता है तो कितना करते हैं कंजम्पशन? 60 लीटर कंजम्पशन करते हैं। जब 50 मतलब बढ़ जाता है तो कंजम्पशन घटा देते हैं। जब 60 हो जाता है तो और कम कर देते हैं, और जब 75 हो जाता है तो और कम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? इफ़ द प्राइस गोज अप टू 80, 40, 50, 60, 75 तक तो दे दिया। ये कह रहा है कि अगर प्राइस 80 रुपीज़ पर लीटर हो जाए तो उस टाइम पे ये जो ऑटोमोबाइल ओनर है वो कितना कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, अब देखो, प्राइस क्या दे रखा है? 40, तब कंजम्पशन 60 कर रहे हैं। जब 50 है तो 48, जब 60 है तो 40, जब 75 है तो 32। तो ये पूछा है कि जब 80 हो जाएगा तो कितना करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है ना। अब देखो, प्राइस के कंपेयर में कंजम्पशन पहले ये कैलकुलेट करो। जब 40 रुपये का है, 40 रुपये पर लीटर है तो 60 कंजम्पशन मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 2400। 50 है तो 48, तो 2400। मतलब कि ओवरऑल ये कितने रुपए तक का कंजम्पशन कर रहे हैं? ये देखो, 2400। ये कंज्यूम तो 2400 का ही कर रहे हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग बदलता जा रहा है। ठीक है, तो अब जब 80 है, ये कैसे होगा? 80 रुपीज़ का जब है, कितना कंजम्पशन करेंगे कि पैसा तो समय बराबर आ रहा है ना, 2400 ही। ओवरऑल यूज़ वो 24, खर्चा वो 2400 ही कर रहे हैं। जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से कंजम्पशन घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घट रहा है, लेकिन पैसा 2400 ही है ना। तो ये एक्स इज इक्वल्स टू 24,000/80। ये कितना आ जाएगा? 30। मतलब कि जब 80 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो कितना कंज्यूम करेंगे? 30 लीटर। है समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अब ये पूछ रहा है कि इस जगह पे क्या होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, स्क्वायर है, सर्कल है, फिर पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये तीनों हुआ। ठीक, अब यहाँ ऊपर ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर इसके ऑपोजिट में उल्टा कर दिया है। मतलब कि यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरे में यहाँ दिया, चौथे में यहाँ, तो यहाँ पर भी यही ट्रायंगल देगा ना। समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ पे फर्स्ट पे, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ गया, यहाँ फोर्थ पोजीशन पे, फिर यहाँ पहले पोजीशन पे, और डायरेक्शन क्या होगा? अप ही होगा। तो स्क्वायर और ये आंसर हो गया। सॉल्व कर पाए कि नहीं? देखिए, इसको बना लीजिए, इसको तो अलग ही कर लीजिए। ये पॉइंट है, स्क्वायर है, सर्कल है, पॉइंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। ठीक, ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे होगा और अप डायरेक्शन में। ऐसा कौन सा है? ए ही है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इस जगह पे क्या होगा, तो आइए देखते हैं। ये क्या है? 3 2 जा 6 है ना, 8 7 जा 8 7 56, 10 9 90, 2 1 2, 1 0 जा 0। इसका मतलब कि यहाँ पे वो नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर सके, 20 को डिवाइड कर सके, यही है ना। यहाँ पे वो नंबर है जो इसको डिवाइड किया, यहाँ पे भी वही नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ऊपर ऐसा नंबर होगा जो नीचे वाले नंबर को डिवाइड कर देगा प्रॉपर। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखेंगे 5 4 जा 20 हो जाएगा ना। जैसे 3 2 जा 6 वैसे 5 4 जा 20 होगा कि नहीं होगा बताइए। 7 रखेंगे तो 7 3 जा 21 नहीं होगा। 3 रखेंगे 3 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा 20 को, तो कौन डिवाइड करेगा 5। मतलब कि एक सिंपल वे में समझिए, ये ऐसे मैट्रिक्स को एक ही बार में होता है। ये 6 दिया हुआ है 3, तो ये नंबर इसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, ठीक। ये नंबर 56 को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, ये नंबर 90 को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, ये नंबर 2 को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जो 20 को प्रॉपरली डिवाइड करेगा? तो 5 ही होगा ना। इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा? 0 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 20 को डिवाइड कर नहीं पाएगा प्रॉपर वे में। 3 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 5 होगा, ठीक। तो आंसर हमारा 5। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से सीरीज दे दिया हुआ और यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछ लिया है। सॉल्व करिए। क्या है? 7x 21 31 42। इधर से सॉल्व करिए। देखो सॉरी ये 43 दिया हुआ है, ठीक है। तो 43 माइनस 31 कितना आएगा? 12। 31 माइनस 21 10। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो जिस हिसाब से चल रहे हैं तो 21 माइनस 8 करिए तो क्या आएगा? 13। और 13 माइनस 6 करेंगे 7 आएगा। आ रहा है ना? 6 8 10 12 ये सब माइनस हो रहा है ना, ठीक है। एक सीरीज बना कि नहीं बना? आया समझ में? तो आंसर क्या होगा? 13, ठीक। चलिए अब देखो ये क्या कह रहा है। 4 कार्डबोर्ड पीस ऑफ स्पेसिफिक शेप्स आर सोन इन द फॉलोइंग फिगर। 4 कार्डबोर्ड की शेप्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है चारों को मिला करके क्या फॉर्म होगा? फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज पीसेस टुगेदर। चारों को मिला करके क्या फॉर्म होगा? तो आइए देखते हैं। देखो 2 स्क्वायर की पीस दी हुई है, तो इसमें अगर देखेंगे, सॉरी रेक्टेंगल की पीसेस दी हुई हैं, तो 2 रेक्टेंगल की पीसेस तो हैं, बट ये जो ट्रायंगल की पीस है ये इसके सिमिलर नहीं, ठीक। यहाँ पे ये रेक्टेंगल नहीं है, ये 2 रेक्टेंगल तो हुआ, बट ये भी सेम वही फर्स्ट वाला हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, ये देखिए ये है, ये 2 रेक्टेंगल है और जो 2 ट्रायंगल है वो सेम इसी पीसेस का है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन एंड सिक्योर 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। देखो कितना क्वेश्चन है ये हमें नहीं पता है, सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है बच्चा और हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स अटेन किया, ठीक। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, हर क्वेश्चन में 50% मार्क गेन किया है, ठीक है। इफ़ ही अटेन अ टोटल ऑफ 40%, जितना आया है नंबर वो किसके बराबर है? 40% के बराबर है, टोटल के 40% के बराबर। एंड ऑल द क्वेश्चंस इन टेस्ट कैरीड इक्वल मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो ये पूछ रहा है टेस्ट में कितने क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक क्वेश्चन मान लो 10 नंबर का था, ठीक है। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया, ठीक। तो 8 क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80। हर क्वेश्चन का 50% इसने पाया है, तो 80 का ओवरऑल 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? मतलब कि 40 नंबर पाया है, ठीक है। ये जो 40 नंबर ये पाया है वो किसके बराबर है? इसमें कह रहा है 40% के बराबर, ठीक है। तो अब सोचो 100 मार्क्स होगा तब 100% के इक्वल होगा, 100% के इक्वल, ठीक है। रुको, जो 40% है 40% के इक्वल कितना मार्क्स आ रहा है? 40 मार्क्स आ रहा है ना। तो हमें क्या निकालना है? 100% कितना मार्क्स होगा? 100 मार्क्स होगा। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है ना, 100 नंबर टोटल है, तो कितने क्वेश्चंस हुए? 10 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चा है जो कि सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स गेट किया है, ठीक है। हम सपोज करते हैं एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक। तो कितना इसको मिला? 8 क्वेश्चन ये किया है, मिला कितना? 40 नंबर मिल गया इसको। ये जो 40 नंबर है ये किसके बराबर है? 40% के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा? 100 नंबर के बराबर
होगा ना। और एक क्वेश्चन है कितने का, 10 नंबर का, तो 100 नंबर टोटल हुआ, 100 नंबर टोटल हुआ तो कितने क्वेश्चंस हुए, 10 क्वेश्चंस हुए ना। आया समझ में। तो कितने क्वेश्चंस हैं टेस्ट में, 10 क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। ये क्या कह रहा है, फादर इज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। सन की एज x मानते हैं, तो फादर की एज क्या हुई, 9x। ठीक, मदर एज इज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। मदर की एज क्या हुई, 8x हुई। ठीक है, सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 51, मतलब कि 9x प्लस 8x कितना हुआ, 51 हुआ। व्हाट इज द एज ऑफ द सन, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है, तो 17x इज इक्वल्स टू 51, x इज इक्वल्स टू 3, 51/17। ठीक है, बच्चे की उम्र कितनी आई, 3 साल हुई ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, 4 पर्सन ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल, ABCD 4 मैरिड कपल हैं। बोथ द विमेंस आर शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड, विमेंस जो है वो अपने हस्बैंड से शॉर्टर है। ठीक, A इज टॉलेस्ट एमंग द 4, A सबसे बड़ा है। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि A एक मेल मेंबर है। ठीक है, C टॉलर देन B, C की हाइट अधिक है B के कंपेयर में। हमें नहीं पता C B में कौन मेल है कौन फीमेल। ठीक है, D इज B इज ब्रदर, D जो है B का भाई है, इसका मतलब कि D भी लड़का है, तो D की पोजीशन भी ये आई। ठीक है, D और B जब भाई बहन है तो इनमें हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ ना कि ये दोनों मेल हैं, क्योंकि D भाई है, मेल ये दोनों हुए। जब ये D और B में भाई बहन का रिश्ता है और ये दोनों गर्ल्स हैं, विमेन, विमेन। ठीक, जब डी और बी भाई बहन है तो बी डी की वाइफ तो होगी नहीं, तो डी और सी एक कपल हुए और ए और बी एक कपल हुए। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब एक एक स्टेटमेंट करते हैं। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑल फोर्स हैव फैमिली टाइज, सही है, फैमिली टाइज है। बी इज शॉर्टेस्ट एमंग द 4, ये भी स्टेटमेंट सही है, बी सबसे छोटी है इसमें। सी इज टॉलर देन डी, ये गलत है क्योंकि सी छोटा है, सी छोटी है। ठीक, डी और सी हस्बैंड वाइफ है, डी हस्बैंड है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हस्बैंड हाइट में बड़े हैं एज कम्पेयर टू देयर वाइफ। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। ए इज बी इज हस्बैंड सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, सी। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए रन लेस फास्ट देन बी, इसको ऐसे ऐसे इधर के डायरेक्शन में शो करेंगे। ठीक, देखो क्या कह रहा है, ए धीरे दौड़ता है किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, बी तेज दौड़ रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है ना, हाँ बी तेज दौड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, बट नॉट फास्ट देन सी, लेकिन सी से फास्ट नहीं। ए जो है, ए क्या कह रहा है, बी से धीरे दौड़ रहा है, लेकिन बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी। बी ए से तो तेज दौड़ रहा है बट सी से तेज नहीं, मतलब सबसे तेज कौन हुआ, सी हुआ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन एज कंपेयर टू ए सी रन्स, ए के कंपेयर में सी कैसे दौड़ रहा है, तेज ही दौड़ रहा है ना। देखो सी तो सबसे तेज दौड़ रहा है, ए के कंपेयर में सी तेज दौड़ रहा है, फास्टर देन ए। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ऑफ ए बी सी डी सबके पास 100 रुपये हैं, ABCD सबके पास 100 रुपये। ठीक है, ए पेज ₹22 बी, ऐसे एरो कर दो, +20 इनको मिला और इनका -20 हो गया। ए बी को पैसा दिया है कितना, 20 रुपये। ऐसे करेंगे ना तो लास्ट में कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी। आगे देखते हैं, हु पेज ₹10 टू सी, बी क्या किया, 10 रुपये सी को दे दिया, तो इनके पास तो 10 अधिक हो गया, ये -10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु गेट, क्या कह रहा है, 30 फ्रॉम डी, सी को 30 रुपये डी से भी मिल गए, मतलब डी का -30 हो गया, सी का +30। अब सबके पास कितना कितना बचा, देखो कैलकुलेट करो, 100 था, 100 में से 20 गया, ए के पास 80 बचा। ठीक है, बी के पास 20 तो आया, यहाँ से 120 हुआ, बट 10 चला गया, तो कितना हुआ, 110। समझ में आ रहा है कि नहीं। सी देखते हैं, सी के पास 100 था, 10 यहाँ से मिला, 30 यहाँ से मिला, तो ओवरऑल कितना हुआ, 140।
डी के पास 100 था जिसमें से 30 चला गया 70, कैलकुलेट कर लिया। आगे क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कह रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। देखिए, सी इज रिचेस्ट, ये सही है, सी के पास सबसे ज़्यादा पैसा 140 रुपये। डी पुअरेस्ट, ये भी सही है, डी के पास सबसे कम है। सी हैज़ मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर, ए और डी दोनों का मिलाएंगे तो 150 रुपये होगा ना, 80 + 70 150 रुपये। तो ये क्या कह रहा है, सी के पास ए और डी का दोनों मिला करके जितना होगा उससे ज़्यादा नहीं, 140 ही है, और इन दोनों का मिला के 150 होगा, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, मैगजीन ए कितना 45% लोग, मैगजीन बी 55, मैगजीन सी 40%। ठीक है, दिया हुआ ना। अब देखो ए और बी मिला करके कितना कर रहे हैं, 30% पढ़ते हैं। ठीक है, बी और सी ऐसे लिखने से जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बी और सी 15% और ए और सी 25% और 10% ए बी सी तीनों। ठीक, देखो बनाते हैं वेन डायग्राम। इसको न्यूज़पेपर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ठीक, पेन का कलर अब चेंज करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ए बी सी तीनों मिला के मतलब कि ये वाला जो पॉइंट हुआ ये कितना हुआ, ओहो ये ए बी सी, ये कितना हुआ 10% लो। ठीक है, ए का 45 दिया हुआ है, बी का 55 दिया हुआ है और सी का 40 दिया है ना। अब देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिला करके 30, ए और बी का मतलब ये वाला जो पॉइंट हुआ 30 हुआ ये वाला, बट 10 तो तीनों पढ़ने वाले हैं तो इसका मतलब ए और बी 20%। ठीक, फिर बी और सी 15 है, 15 में से 10 तो दिया है, ये 5 हुआ है। ठीक है, ए और सी 25 है, 25 में से 10 दिया है 15 हुआ है। ठीक, ए का ओवरऑल 45%, तो कितना बचा 20 10 30 40 45, क्योंकि ये ओवरऑल ए हुआ ना, ए तो 45 कितना हुआ, सिर्फ ए पढ़ने वाले 0% हुए। ठीक, बी पढ़ने वाले देखते हैं, 20 10 30 35 35 हुआ ना, ओवरऑल 55 है तो बी पढ़ने वाले 25% हुए, सॉरी 20% हुए। ठीक है, सी पढ़ने वाले, सिर्फ सी पढ़ने वाले 15 5 20 30, सी पढ़ने वाले हैं कितना 40, इन तीनों को ऐड करके 30 हुए, बचे कितना 10। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, आइए देखते हैं कितना परसेंट कोई मैगजीन नहीं पढ़ता है। तो पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, ए कितना हुआ 0 प्लस 20 प्लस ये 10 तो पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 15 प्लस 25 और 10, 25 और 10, तो कितना आ जाएगा 80%। 80% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए 20% लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर हमारा सी होगा। ये वेन डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए। क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों मिला करके 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो ए बी सी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ती है। ठीक है, ए न्यूज़पेपर भी और सी भी। ए और बी 30% पढ़ती है, तो जिसमें से 10% तो ये वाले हैं ना, इसमें कितने बचे 20 बचे। ठीक, फिर बी और सी 15% है, तो 15% 10 तो है ही, 5 हो गए। ऐसे करके हमने कैलकुलेट किया, सबको ऐड किया तो 80% पॉपुलेशन ऐसी निकली जो मैगजीन पढ़ती है, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं मैगजीन दिया हुआ, 80% पॉपुलेशन ऐसी निकली जो कि मैगजीन पढ़ती है, बट 20% पॉपुलेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ 20% पॉपुलेशन मैगजीन नहीं पढ़ती है। ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, हम दूसरे मेथड से इसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्टेड 45 meters अहेड ऑफ ए,
कितने मीटर रेस है? 500 मीटर की रेस है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ए मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बी ए से 45 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा है, ठीक। बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। ए यहाँ अपने एंड पॉइंट पे पहुँच जाता है और बी अभी भी 35 मीटर पीछे ही रह गया है, ठीक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी? ए और बी का रेशियो पूछ लिया, स्पीड का रेशियो पूछ लिया। हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब एक एक करके निकालते हैं। स्पीड ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए, टाइम, ठीक। और स्पीड ऑफ बी, बी पर्सन का क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, यही पूछा है ना। डिस्टेंस ए अपॉन टी इंटू टी अपॉन डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ बी, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ए कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो ए का डिस्टेंस कितना है? टोटल 500 है, क्योंकि वो तो पूरा किया है ना। बी 45 मीटर आगे से स्टार्ट किया था, तो 500 माइनस 45, और अभी 35 मीटर पीछे ही है, तो मतलब कि माइनस 35, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? 500 माइनस 420 आएगा ना। बी कितना एरिया कवर किया है? सिर्फ 420। बी ने कितना कवर किया? बी कितना एरिया कवर किया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 500 में से 45 और ये 35 निकाल देंगे तो 420, 420, यही हमसे पूछा है, इसी का रेशियो, ठीक। इसको सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ? 25/21, मतलब कि ए आंसर। समझ में आया क्या कह रहा है? ए और बी दोनों 500 मीटर रेस कर रहे हैं। ए से 45, ए जहाँ खड़ा है उसके 45 मीटर आगे से बी स्टार्ट कर रहा है मैच, ठीक है। ए मैच पूरा जितना कवर था, जितना एरिया था 500 मीटर का, ए पूरा कवर कर लिया उसको। बी अभी भी 35 मीटर पीछे ही है, तो दोनों के स्पीड का रेशियो पूछ लिया, ठीक। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो दोनों का सेम लग रहा है, टाइम तो दोनों का सेम है ना, तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। 2 इक्वल ग्लास ऑफ सेम टाइप रेस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 ऑफ फुल, 1/4 फुल ऑफ मिल्क। दो तरीके का सेम ग्लास है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इसमें मिल्क कितना है? 1/3, और इसमें मिल्क कितना है? 1/4। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर। अब जितना बचा हुआ है वो वाटर हो गया, तो सपोज करते हैं कि इस टोटल की वैल्यू 1 मानते हैं, ठीक है, 1, जिसमें से मिल्क 1/3 है, तो वाटर कितना हुआ? 1 माइनस 1/3 ना, तो वाटर कितना हुआ? 2/3, ठीक। ये फर्स्ट का है, मिल्क ए में कितना है? 1/3, वाटर ए में कितना है? 2/3, ऐसे इसमें निकाल लेते हैं। वाटर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, तो कितना होगा? 3/4। मिल्क कितना है? 1/4 और वाटर 3/4, ठीक। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट? सॉरी, आगे देखो। द कंटेंट्स आर मिक्सड इन अ पॉट। अब ये जो दोनों कंटेंट है इसको एक पॉट में मिला दिया गया, ए प्लस बी, दोनों को मिला दिया गया, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? मतलब कि टोटल मिल्क अपॉन टोटल वाटर, ये हमसे पूछा है। आया समझ में? तो आइए देखते हैं टोटल मिल्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिल्क ए में जितना है प्लस मिल्क बी में जितना है अपॉन वाटर ए में जितना है, वाटर प्लस वाटर बी में जितना है। सॉल्व करते हैं। 1/3 मिल्क इसमें है, 1/4 इसमें, 2/3 इसमें है प्लस
3/4 इसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/12 इंटू 12/17, ये 12 कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 7/17, मतलब कि मिल्क अपॉन वाटर कितना हुआ 7:17। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको पूरा इरेज करके समझा दे रही हूँ फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मान लो कोई एक ग्लास ए है, ये ग्लास बी है, ठीक है, ए है बी है। ए में 1/3 मिल्क दिया हुआ है तो वाटर इसमें कितना होगा 2/3, ये कैसे समझ में आया ना। बी में 1/4 मिल्क दिया हुआ है तो वाटर कितना होगा 3/4 वाटर होगा। ये क्या कह रहा है, इन दोनों मिक्सचर को एक पॉट में मिला दिया जा रहा है, तो वाटर मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ लिया, तो टोटल मिल्क अपॉन टोटल वाटर हमें यही निकालना है। दोनों का मिल्क ऐड कर दो, दोनों का वाटर ऐड कर दो, ठीक है, तो हमारा आएगा 7:17। ठीक, अभी पीछे सॉल्व करके मैंने बताया, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन 62 फेल्ड इन इंग्लिश। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 130, जिसमें से इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं 62, ठीक। 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं 52 स्टूडेंट्स। वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश और मैथ्स, दोनों में मिला करके 24 बच्चे फेल हैं, 24 बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं, ठीक। वन डायग्राम पे ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फाइनली, कितने स्टूडेंट्स फाइनली पास हुए। तो आइए वन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हो, ठीक, ये हो गया मैथ्स और ये इंग्लिश। कलर चेंज करते हैं पेन का। ये क्या कह रहा है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 24 बच्चे फेल हुए, 24 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए, ठीक। मैथ्स में फेल 52 है, तो 24 तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, तो सिर्फ मैथ्स में फेल कितने हुए 28 हुए। 52 माइनस 24 करेंगे ना, सिर्फ मैथ्स फेल 52 माइनस 28 करेंगे, सॉरी 52 माइनस 24, क्योंकि 24 इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल है, तो 28 बच्चे सिर्फ मैथ्स में फेल है। सिर्फ इंग्लिश में कितने बच्चे फेल है, इंग्लिश का 62 दिया हुआ है, तो 62 माइनस 24 ये कितना आएगा 38, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने बच्चे फाइनली पास हुए, तो कितने फेल हुए टोटल ये निकालते हैं। 28 बच्चे सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, 24 बच्चे मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए, 38 बच्चे सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, तो टोटल कितने हुए 90 बच्चे फेल हो गए। और टोटल कितने बच्चे हैं 130 बच्चे हैं, तो 130 माइनस 90 करेंगे तो हमको पास स्टूडेंट का नंबर पता चल जाएगा, ठीक। तो पास कितने हुए 40 बच्चे, ए आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, 40 बच्चे पास हुए। 130 टोटल बच्चे थे, इंग्लिश में फेल 62 हुए, मैथ्स में 52, और 24 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में, ठीक। तो ऐसे वेन डायग्राम करके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 6 पर्सन तमिल बोल सकते हैं। 15 पर्सन कैन स्पीक हिंदी, 15 हिंदी। 6 कैन स्पीक गुजराती, 6 गुजराती बोल सकते हैं, ठीक है। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, सिर्फ यही तीनों लैंग्वेज से बोल सकते हैं और कोई लैंग्वेज इन लोगों को नहीं आता है, ठीक। इफ़ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज ओनली, 2 पर्सन ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ 2 लैंग्वेज बोलते हैं, तीनों नहीं, ठीक। और एक पर्सन ऐसा है जो कि तीनों लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितने पर्सन हुए, ये भी वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये हमारा हो गया तीनों लैंग्वेज, ठीक है, तमिल, हिंदी और गुजराती। पेन का कलर अब चेंज कर लेते हैं। एक पर्सन ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज बोलता है, मतलब कि ये हो गया, ठीक। तमिल बोलने वालों के नंबर 6 दिया हुआ है, हिंदी बोलने वालों का 15 और गुजराती बोलने वालों का 6 दिया हुआ, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, कोई 2 पर्सन 2 लैंग्वेज को यूज़ करता है, तो मान लेते हैं कि तमिल और हिंदी यूज़ करता है, ठीक। यहाँ तो ये नंबर्स 0 हुए, हुए कि नहीं हुए, ये समझ में आया।
क्योंकि दो ही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं ना, दो पर्सन। तो ये हुआ ऐसा, तमिल और हिंदी यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदी गुजराती या तमिल गुजराती तो करेंगे नहीं, तो वो तो नंबर 0 हुआ। आया समझ में? अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने हैं। तो सिर्फ तमिल बोलने वाले ये सर्कल हुआ ना, तो 6 तो तमिल बोलने वाले हैं, जिसमें से इन 6 -2 -1 करेंगे तो सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने आए? 3। आया समझ में? चलिए, अब हिंदी बोलने वाले तो 15 है ही, सॉरी, अब सिर्फ हिंदी बोलने वाले कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए ये सर्कल होगा। तो 15 दिया है, -2 -1, यहाँ पर भी वही सेम आएगा, -2 माइनस, सॉरी, 15 -2 -1, तो कितना आएगा? 12। 12 ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब गुजराती के लिए एक पर्सन, ये वाला सर्कल आएगा। तो 6 दिया हुआ है, और एक पर्सन तो ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज यूज़ करता है, तो क्या हुआ? 5। रुकिए, इसको क्लियर करके बताते हैं, एक बार फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये तमिल बोलने वाले, हिंदी और गुजराती। एक पर्सन ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज बोलता है, दो पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ दो लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर 0 हुआ। तमिल बोलने वाले 6 हैं, तो 6 में से ये 2 भी तो इसी में ये 3 भी तो इसी में आएंगे, तो 6 - 3, सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने हुए? 3 हुए। हिंदी बोलने वाले 15 दिया हुआ है, बट ये 2 और 1 ये भी इसी में आएगा ना, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले 12 हुए। और गुजराती बोलने वाले 6 दिया हुआ है, सिर्फ गुजराती बोलने वाले, क्योंकि एक पर्सन तो ऐसा है कि जो तीनों बोलता है, तो सिर्फ गुजराती बोलने वाले 5 हुए, ठीक। तो टोटल नंबर टोटल पर्सन ग्रुप में कितने हुए? सबको ऐड ऑन कर लो, कितना हुआ? 3 + 2 प्लस ये 1 प्लस 12 प्लस 5, और बाकी तो 0 0 है, तो कितना होगा? 23 पीपल्स, ठीक है। ग्रुप में 23 लोग हैं, जो कि जिसमें से तमिल सिर्फ 3 लोग बोलते हैं, और तमिल दो लैंग्वेज बोलने वाले भी दिया हुआ, और एक पर्सन ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज बोलता है, ठीक। समझ में है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, मतलब कि 23 पीपल ग्रुप में है। आया समझ में? देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ vice principal. Amongst 6 candidates called for the interview, only 2 are eligible for post of principal, while they all are eligible for the post of vice principal. Number of possible combination. देखो ये क्या कह रहा है? टोटल कितने लोग को बुलाया गया है? 6 लोगों को। इन 6 लोगों में से एक पोस्ट प्रिंसिपल की चाहिए और 2 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की, ठीक। और टोटल हैं 6 लोग, ठीक है। तो ऐसे मान लो P1 P2 P3 P4 P5 P6। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 6 में से जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, प्रिंसिपल के लिए सिर्फ 2 लोग एलिजिबल हैं, ठीक। और वाइस प्रिंसिपल के लिए सारे। तो हमें प्रिंसिपल चाहिए एक, चाहिए ना, और वाइस प्रिंसिपल चाहिए 2, ये 2 चाहिए, ये 1 चाहिए। पूछे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। तो अगर मान लो प्रिंसिपल के लिए ये बस एलिजिबल है, P1 एलिजिबल है, प्रिंसिपल एक ही चाहिए ना, तो ये सब एलिजिबल है P2 के लिए। तो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? P1 के साथ P2 भी हो सकता है, P3 भी, P4 भी, P5 भी, और P6 भी। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना। और मान लो P1 के साथ 2 ही एलिजिबल है, कोई भी रेंडमली 2 मान लो, P2 के साथ भी ऐसे 5 हो जाएंगे। अगर P2 प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, तो ये पाँचों वाइस प्रिंसिपल के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी जो 2 पर्सन एलिजिबल है प्रिंसिपल के लिए, अगर उनको लेंगे तो वाइस प्रिंसिपल के लिए सब अवेलेबल है। कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 5। तो 5 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25। 25 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, दिया हुआ ना, ना दिया हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ मान लो P1 P2 है, अगर P2 P3 कर दोगे तब भी सेम होगा, P3 P4 कर दोगे तब भी सेम होगा। कोई भी जो 2 एलिजिबल है सामने वाले के साथ, उसका कॉम्बिनेशन 5 आएगा, ठीक। तो 5 × 5 25। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है टोटल, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट को लेना है। 5 है क्या क्या, ये देखो, कॉमर्स, इकोनॉमिक, स्टैटिक, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2। ठीक, और लेना कितना है, 2 ही सब्जेक्ट को लेना है इन पाँचों में से। क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। ये कह रहा है अगर मैथमेटिक्स 2 लेना है, 2 सब्जेक्ट में से अगर एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 2 लेना है तो ये तभी मिलेगा जब आप मैथ्स फर्स्ट पार्ट लेंगे। ठीक, नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स विच कैन बी ऑप्टेड। अब देखो, मान लो एक कॉमर्स लेता है, ठीक है, तो दूसरा इकोनॉमी ले सकता है, साइंस, मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकंड तो ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैथ्स फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो कितना हुआ, एक तो यह है ही, 2 3, सॉरी ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 कॉम्बिनेशन हो गया, 3 कॉम्बिनेशन हुआ ना, आया समझ में 3 कॉम्बिनेशन का। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मान लो, पेन का कलर चेंज करते रहते हैं तो समझ में आएगा। अगर मान लो इकोनॉमी लेता है, ठीक है, तो इकोनॉमी कॉमर्स का तो हो ही गया है, बट अगर इकोनॉमी लेता है तो कितना है, इकोनॉमी साइंस ले सकता है और इकोनॉमी मैथ्स, 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक, अगर इन केस साइंस लेता है तो ये दोनों तो हमने पहले ही इसमें मेंशन कर लिया, साइंस और मैथ्स एक हो गया, ठीक है, और अगर मैथ्स फर्स्ट लेता है तो उसके साथ क्या होगा, मैथ्स सेकंड ले सकता है, क्योंकि इधर का तो हमने ऐड ही कर लिया, ये 1, तो कितना कॉम्बिनेशन हुआ, 3 to 5 1 6 1 7, 7 कॉम्बिनेशंस टोटल पॉसिबल होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताइए, फिर से समझा देंगे हम। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ ग्राफ बिलो डिपिक्ट द अर्निंग ऑफ ए एंड अर्निंग बी ओवर पीरियड 2000 to 2010। ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है वो ए और बी के अर्निंग को दिखा रहा है 2000 से 2010 के बीच का, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, ये कह रहा है ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ऑन एन एवरेज ए अर्नड मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ए की अर्निंग देखो, हाँ, बट बी की अर्निंग कम है, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, बट ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन 2000 से 2007 तक का ड्यूरेशन है ना, और ये 3 ही साल का, 7 साल का, 3 साल का, ये स्टेटमेंट सही है। ऑन एन एवरेज बी अर्न मोर देन ए, नहीं। अर्निंग ऑफ ए एंड बी वर इक्वल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये भी नहीं होगा। अर्निंग ऑफ ए वर लेस एज कम्पेयर टू बी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ए की अर्निंग ज़्यादा है बी से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। ठीक, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 2 पाइप ए एंड बी इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कम्प्लीटली इन 20 एंड 30 मिनट्स। मान लो ये है एक टैंक, ठीक है, अगर ए अकेला इस टैंक को भरता है तो कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। ठीक, बी अकेला इस टैंक को भरता है कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। ये कह रहा है अगर दोनों को साथ में ए प्लस बी साथ में इसमें पानी भरे तो कितने टाइम में भर देंगे। देखो क्या कह रहा है, जो पाइप ए है वो 20 मिनट में टैंक को पूरा फुल कर रहा है ना, ए 20 मिनट में टैंक को फुल कर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1/20 करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बी क्या कर रहा है, 30 मिनट में टैंक को फुल कर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1/30। ठीक, तो अगर ए और बी को साथ में कर दिया जाए तो कितनी देर में भर देगा, कितना टाइम लेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/t आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 30 + 20/600, 50/600, 1/12, मतलब कि 12 मिनट में, अगर दोनों साथ में भरेंगे तो 12 मिनट में पूरा टैंक भर सकते हैं। आया समझ में, ए 20 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20। बी 30 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 मिनट में 1/30, और ए और बी को साथ में भरना होगा तो 1/20 प्लस 1/30 साथ में भर देंगे तो कितना आएगा, 12 मिनट में ये लोग पूरा टैंक भर सकते हैं अगर दोनों को साथ में कर दिया जाए। ठीक, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो
कह रहा है इफ ए बी सी इंटू डी ई ई डी इज इक्वल्स टू ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी डी और ई डिफरेंट डिजिट्स हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई। यहाँ पे डी एंड ई का वैल्यू पूछा है। ए बी सी इंटू डी ई डी, ए बी सी मतलब कि ये नंबर जो है इसके इक्वल आएगा। ये जो ए बी सी आ रहा है वही डबल बार करके आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ देख सकते हैं। देखो, ये दो नंबर के अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ का नंबर तभी आएगा जब यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी वही नंबर होगा ना। समझ रहे कि नहीं। सी पे कोई भी नंबर रहे, डी पे अगर 1 रहेगा तभी वो नंबर सेम आएगा, और यहाँ पे सेम ही कह रहा है तो डी पे 1, ये दो ऑप्शन हो सकता है। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर डी पे 1 और ई पे 0 लेते हैं, 1 0 0 1, ए बी सी को 2 3 4 मान सकते हैं कि नहीं। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 4 3 0 0 3 2 0 0 2, तो क्या आया 2 3 4 2 3 4। ए बी सी हम 2 3 4 को माने भी थे, यहाँ से डायरेक्टली क्लियर हो रहा है 1, सी आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब कि डी की जगह 1 रहेगा तभी उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, सी से मल्टीप्लाई करने पे वो सी आता। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, ये देखो, ईयर वाइज वेरिएशन ऑफ प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। प्राइस दिया हुआ एक साइड, ईयर दिया हुआ, तो आइए देखते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी इन ईयर 1990, 1990 में कमोडिटी की प्राइस क्या है। देखो 1990 में ये समवेयर 10 to 20 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। मस्ट हैव बिन 10, नहीं 10 तो नहीं होगा। मस्ट हैव बिन 12, मस्ट कर दिया, मस्ट यहाँ से हम कैसे, मस्ट तो नहीं होगा। मस्ट हैव बिन एनीवेयर बिटवीन 10 and 20, हाँ 10 और 20 के बीच में कहीं भी होगा। ठीक, समझ में आया। 1990 में प्राइस क्या होगी कमोडिटी की, 10 और 20 के बीच में कहीं पर भी लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, proportion of expenditure on various items by two families A and B are represented। ये मान लो फैमिली ए का पूरा खर्चा और कमाई दिया हुआ, ये फैमिली बी का। ठीक, देखते हैं। फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट, इस चार्ट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखो, फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 है, जहाँ पे फैमिली बी का टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख है। 20,000 का 50% फूड पे देते हैं, मतलब कि कितना हुआ 10,000। 10,000 फूड पे खर्च करते हैं, और यहाँ क्या कर रहा है 1 लाख का 10%, मतलब कि 10,000, ये भी 10,000 फूड पे खर्च कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या कर रहा है 20,000 का 30% अदर आइटम्स पे, तो 20,000 का 30% क्या होगा बताइए। 20,000 का 30%, 3 2 6, 3 मतलब कि 6,000 अदर आइटम्स पे, और ये 60% अदर आइटम्स पे, किसका 1 लाख का। ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 60/100, ये कैंसिल हो गया। 6 1 2 3 4 4 मतलब कि 60,000। ठीक, ये 20% एजुकेशन पे दे रहा है, तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, और ये 30% एजुकेशन पे दे रहा है, तो 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा 30,000। मतलब कि हमने सब कैलकुलेट कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, फैमिली ए स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी, नहीं फूड पे तो दोनों इक्वली कर रहे हैं। फैमिली बी स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली ए, नहीं फूड पे इक्वली हो रहा है। ठीक है, फैमिली ए एंड बी स्पेंड सेम अमाउंट ऑन फूड, ये सही है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली ए एंड फैमिली बी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, गलत है, दोनों का फूड पे एक्सपेंडिचर सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, उषा रन्स फास्टर देन कमला। ठीक है, उषा क्या है तेज दौड़ती है, किससे कमला से। उषा को थोड़ा और बड़ा बना दीजिए। ठीक, फिर क्या कह रहा है
प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति। अब हमें नहीं पता कौन कहाँ आएगा, बट ऐसे रैंडमली कर लेते हैं। प्रीति स्लो दौड़ रही है किसके कंपेयर में? स्वाति के कंपेयर में, स्वाति के कंपेयर में। ठीक है, ये दोनों इधर भी हो सकते हैं। स्वाति रन स्लोअर देन कमला, कमला से स्लोअर स्वाति रन कर रही है, मतलब हमने सही बनाया। ठीक है, ये प्रीति सबसे धीरे दौड़ रही है। हु इज़ द स्लोएस्ट रनर? तो प्रीति हुई ना सबसे स्लोएस्ट रनर। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन रेशियो 4:3। इनकम दिया हुआ है पीटर एंड पॉल का, इनकम किस रेशियो में? 4:3, सॉरी 4:3। एक्सपेंसेस दोनों का दिया हुआ है कितना? 3:2। इफ ईच सेव 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ देयर मंथली इनकम। ये कह रहा है कि अगर दोनों सेव कितना करते हैं? 6,000 अपना अपना सेव करते हैं, तो उनका मंथली इनकम कितना है? देखो हमें पता है इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंसेस। देखो अब इनकम को 4x और 3x मान लेते हैं, और एक्सपेंडिचर को 3y और 2y। ठीक, पहले पीटर का निकालते हैं। पीटर का क्या होगा? 4x इज इक्वल्स टू 6,000 प्लस 3y। ठीक, पॉल का निकालते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 6,000 प्लस 2y। दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? दोनों को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 6,000। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये आएगा। फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। इनकम कितना दिया हुआ? 4x, एक मिनट, पीटर का इनकम 4x है। ठीक, तो 4 इंटू 6,000 कितना हो गया? 24,000। 24,000 क्या है? ए, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और पॉल का इनकम कितना दिया हुआ है? 3x, 3 इंटू 6,000 मतलब कि 18,000। ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 cities A and B are 360 किलोमीटर्स अपार्ट। मान लो ये सिटी ए है, बी है, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 360 किलोमीटर का। ठीक, अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी किस स्पीड में जाता है? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक, फिर क्या कह रहा है? रिटर्न्स टू ए विद स्पीड। अब इधर जा रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर से, बी से ए की तरफ आएगा तो 60 किलोमीटर पर आवर से। अब एवरेज स्पीड पूछ लिया। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2uv अपॉन u प्लस वी। ठीक है, 2u 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, v 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। 40 प्लस 60 4800 अपॉन 100, तो कितना हुआ? 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड, मतलब कि बी आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये पैसेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बी सी डी ई एफ क्या है? कजिन्स है। नो टू कजिन्स आर ऑफ द सेम एज। दो कजिन सेम एज के नहीं है, बट ऑल हैव बर्थडे ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ। सेम एज नहीं है बट बर्थडे सेम डे और सेम मंथ में पड़ता है। मतलब कि मान लो कोई, एक समझाने के लिए बता रही हूँ, कोई मान लो 1 जनवरी 2000 में पैदा हुआ है, तो कोई 1 जनवरी 2001 में, कोई 1 जनवरी 2004 में, ऐसे। ठीक है, ये समझाने के लिए था। आइए सॉल्व करते हैं। यंगेस्ट इज 17 ईयर ओल्ड। जो सबसे छोटा है वो 17 साल का है। ठीक है, ओल्डेस्ट इज 22 ईयर्स ओल्ड। जो सबसे बड़ा है वो 22 साल का है, और वो ई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए
यफ समवेयर बिटवीन बी एंड डी इज इन एज। हमें नहीं पता कि कौन कहाँ है, ऐसे रेंडमली करते हैं। यफ यहाँ मान लेते हैं और ये क्या कह रहा है, यफ कहाँ पे, बी और डी के बीच में, तो इसको बी मान लेते हैं। सॉरी, इसको नीचे लिखो, इसको यफ मान लेते हैं, इसको बी और डी। ठीक, ए इज ओल्डर देन बी, बी से बड़ा ए है ए। सी इज ओल्डर देन डी, ए सी सॉरी ए इज ओल्डर देन बी, ए बड़ा है बी से। सी इज ओल्डर देन डी, डी से बड़ा सी होगा, तो सी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी। ए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सी से 1 साल बड़ा, इसका मतलब सी की एज यहाँ होगी, हुई कि नहीं। अब इसी पे हम ईयर पुट ऑन कर देते हैं, 18, 19, 20, 21। सॉल्व हुआ। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, डी 20 ईयर्स, डी 20 ईयर्स नहीं, या 15 ईयर्स। पहले आपको 1-2 स्टेटमेंट इसमें सपोज करके चलना पड़ेगा। अगर आगे चल करके सॉल्व करने में वो स्टेटमेंट सही नहीं बैठ रहा है तो फिर आपको चीज़ों को फिर से करना होगा। ठीक, बट इसमें तो सारे फैक्ट जो भी है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही आ गए हैं। ठीक, या फिर 18 ईयर ओल्ड गलत, या फिर 19 ईयर ओल्ड, सॉरी यफ इज 18 ईयर ओल्ड, हाँ यफ तो ये है, 18 ईयर ओल्ड सही है। यफ 19 ईयर ओल्ड गलत, यफ 20 ईयर ओल्ड गलत, मतलब कि हमारा आंसर यफ 18 ईयर ओल्ड बी सही है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 men अनिल एंड दविड़, 2 women शबनम एंड रेखा आर इन सेल्स ग्रुप। ठीक है, ओनली 2 स्पीक तमिल, 2 men हैं 2 women हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2 तमिल बोल पाते हैं और बाकी 2 मराठी। ठीक है, ओनली 1 man एंड 1 woman कैन ड्राइव अ कार, एक मैन और एक विमेन कार ड्राइव कर पाती है। ठीक, अब क्या कह रहा है, शबनम स्पीक्स मराठी, जो शबनम है वो मराठी बोलती हैं। ठीक, अनिल स्पीक्स तमिल, अनिल तमिल बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था 2% तमिल बोलते। ठीक, बोथ रेखा एंड द्रविड़ ड्राइव, मतलब कि जो मेल था वो कौन था, द्रविड़, और ये जो विमेन रेखा ये ड्राइव करते हैं। ठीक, अब आके स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ द तमिल, ट्रू पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, बोथ द तमिल स्पीकर कैन ड्राइव अ कार, द्रविड़ और रेखा दोनों तो तमिल हो नहीं सकते, क्योंकि तमिल बोलने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, जिसमें से एक अनिल है ही, तो द्रविड़ और रेखा दोनों तमिल नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक, बोथ मराठी स्पीकर कैन ड्राइव अ कार, नहीं, सेम उसमें भी अप्लाई होगा, ये भी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार कैन स्पीक मराठी, नहीं, दोनों मराठी नहीं बल्कि एक मराठी और एक तमिल बोलते हैं। वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक्स तमिल, हाँ, जो कार ड्राइव कर रहा है उसमें से एक तमिल बोलता है, कौन बोलता नहीं पता, बट एक तमिल और एक मराठी बोलेंगे। ठीक, समझ में आया, तो हमारा आंसर डी हो गया। क्लियर हुआ, इसीलिए कहते हैं कि ये स्टेटमेंट्स ऐसे लिख लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन अ प्लेन लाइन x परपेंडिकुलर टू लाइन y, ये मान लो लाइन y है, x इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, एंड पैरेलल टू लाइन z, x जो है z के पैरेलल है, तो इसका मतलब z भी परपेंडिकुलर होगा y के। ठीक, u इज परपेंडिकुलर लाइन टू v एंड w, ये अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हम सपोज करते हैं, ये मान लो u लाइन है, u क्या है, v और w के परपेंडिकुलर है, v w, यहाँ से u परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, v और w अगर यहाँ मानते हैं तो ये हुआ परपेंडिकुलर, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब v और w पैरेलल ही होंगे, उसका परपेंडिकुलर होगा u, x परपेंडिकुलर टू लाइन v, x v के परपेंडिकुलर है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब, x y के परपेंडिकुलर है, y ये हो गया, x ये हो गया। ठीक, z इसके पैरेलल, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है,
दिया है ना। ये वाला जो स्टेटमेंट है, यू इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन वी एंड डब्ल्यू, अगर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे ड्रॉ करना है तो इसको छोड़ दो। आगे क्या दिया, यक्स इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन वी, यक्स वी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब वी यहाँ पे होगा, ये वाई है, इसका मतलब वी यहाँ पे होगा। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, यू इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन वी एंड डब्ल्यू, यू परपेंडिकुलर होगा वी और डब्ल्यू के, इसका मतलब कि डब्ल्यू भी यहाँ या ऊपर कहीं भी हो सकता है, ठीक। डब्ल्यू यहाँ करो वहाँ करो, दोनों सेम पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ लिया, आइए देखते हैं। जेड यू डब्ल्यू आर पैरेलल, जेड यू तो है बट डब्ल्यू नहीं, नहीं तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। यक्स वी वाई पैरेलल, यक्स वी वाई गलत, ये भी नहीं होगा। जेड वी यू आर परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के परपेंडिकुलर कौन कह रहा है, जेड यू डब्ल्यू, नहीं ये भी नहीं है। वाई वी डब्ल्यू पैरेलल, वाई वाई वी और डब्ल्यू ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब हमारा डी स्टेटमेंट सही हो गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स, एक काउ की कॉस्ट कितनी है, जितना 4 गोट का कॉस्ट है उससे ज़्यादा, बट लेस देन 5 गोट्स, मतलब कि 4 से ज़्यादा है 5 से कम है, 4 गोट का जितना होगा उससे ज़्यादा है, 5 गोट के प्राइस से कम है। इफ़ द गोट कॉस्ट बिटवीन 600 एंड 800, अब गोट का भी कॉस्ट फिक्स नहीं दिया हुआ, 600 से 800 के बीच में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वैलिड कंक्लूजन। इन केस देखो, अगर इफ़ गोट की प्राइस 600 मानो तो काउ की प्राइस क्या होगी 2400, क्योंकि एक गोट का प्राइस 600 है तो 4 गोट का प्राइस 6 चौको 24, 2400 से लेकर के 3000 के बीच में काऊ की प्राइस होगी, ठीक। और अगर गोट की प्राइस 800 मानो तो काऊ की प्राइस कितनी होगी 8 चौक 32, 3200 से लेकर के 8 पचे 40, 4000, ठीक। तो इसका मतलब 2400 से लेकर के 4000 के बीच में कोई भी प्राइस काऊ का हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं दिया हुआ कि सिर्फ 600 या 800, 600 से 800 के बीच में गोट की प्राइस दी हुई है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, काऊ की प्राइस 2400 से लेकर के 4000 के बीच में हो सकती है। तो आइए एक एक ऑप्शन देखते हैं। काऊ कॉस्ट मोर देन 2500, ये तो है बट एग्जैक्टली नहीं है, 2400 भी हो सकता है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। काऊ कॉस्ट लेस देन 3600, ऐसा नहीं है, 4000 तक भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। काऊ कॉस्ट बिटवीन 2600 से 3800, नहीं 2400 से 4000 है। काऊ कॉस्ट बिटवीन 2400 से 4000, हाँ डी आंसर हमारा। काऊ कॉस्ट कितने के बीच में है, 2400 से 4000 के बीच में, ठीक। समझ में आया। तो ये हमारा 2015 का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था हमने इसको सॉल्व करवाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज़ में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।